सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर रूम के बारे में। ये कहानी है लालच की कि कैसे कुछ करप्ट लोग पूरी दुनिया को बेवकूफ बना करके खुद अमीर बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक 19 साल के नौजवान लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सेथ डेविस। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया है और पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया। उसे तेजी से पैसे बनाने हैं और पैसे बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका गलत ही होता है। वो अपने घर के बेसमेंट में ही एक इलीगल कसिनो बना लेता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं जुआ खेलने के लिए, जिससे वो पैसे बनाते रहता है। एक दिन वो देखता है अपने कजन को जो अपने कुछ दोस्तों को लेकर के आता है उसके कसिनो में जुआ खेलने के लिए। अपने कजन के लाइफस्टाइल को देखने के बाद सेथ बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि इस आदमी के पास बहुत पैसे हैं। ये लोग थोड़ी देर जुआ खेलते हैं फिर चले जाते हैं। तब सेथ आ जाता है अपने घर पे और बैठ जाता है अपने पिता के सामने। तब उसके पिता उसे डांटना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के बच्चे अभी भी कॉलेज में हैं। थोड़े समय के बाद वो कॉलेज छोड़ेंगे और अच्छी अच्छी नौकरियां करेंगे और एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। वहीं तुम्हें देखो, तुम एक इलीगल कसिनो चला रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद कर ली। अब तुम कॉलेज भी नहीं जाते। वो दिन दूर नहीं है जब पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। फिर एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाएंगे और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँ। यहाँ पर हमें पता लगता है कि सेथ के पिता एक जज है और सेथ की ऐसी हरकतों से उनका भी नाम खराब हो रहा है। वो सेथ को आखिरी वार्निंग देते हैं कि वो इन सारे धंधों को छोड़े, मगर सेथ को इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। वो वापस जाकर के कसिनो चलाने लगता है। तब दोबारा उसकी मुलाकात होती है अपने कजन से जिसका नाम है ग्रेग। ग्रेग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो चंद पैसों के लिए और यहाँ पर पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं। तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे पास एक जॉब ऑफर है, तुम मेरी कंपनी में काम करो। अगर तुमने ठीक से काम किया तब देखते ही देखते तुम जितना पैसा यहाँ पे बना रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा पैसा बनाओगे। इन बातों को सुनने के बाद अब सेथ खुश हो जाता है और अगले ही दिन तैयार होकर के पहुंच जाता है ग्रेग की कंपनी में। तब हमें कंपनी का नाम पता लगता है, जेटी मार्ले। ये एक ब्रोकरेज कंपनी है जो लोगों को स्टॉक खरीदने और बेचने की सलाह देते हैं। सेथ जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि सारे के सारे एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा व्यस्त है और वो कॉल पर लगे हुए हैं। सेथ धीरे धीरे करके अंदर जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है यहाँ के रिक्रूटर से जिसका नाम है जिम यंग। लिम एक लंबा चौड़ा भाषण देता है सबके सामने और बताता है कि यह कंपनी उनके भविष्य के लिए क्या कर सकती है। सिर्फ 3 महीने में ये लोग मिलियनर बन सकते हैं अगर इन लोगों ने मन लगा करके काम किया तो। मगर उस 3 महीने से पहले इन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और अपने टीम लीडर की सारी बातों को सुनना पड़ेगा। वो जितनी भी चीजें इन्हें सिखा रहा है इन्हें अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्हें 40 नए अकाउंट्स भी खुलवाने पड़ेंगे, तभी इनकी एंट्री को पक्का माना जाएगा। वो सबको बताता है कि आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस सारे प्रोसेस से ये सारे लोग गुजरे हैं तब वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर इन लोगों ने शुरुआत के समय को अच्छे से निकाल दिया तो उसके बाद इन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा सक्सेसफुल होने से। सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ग्रेग आता है सेथ के पास और उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे करके कहता है कि इन सारे लोगों को तुम्हें कॉल करना है। तुम जितना मीठा बोल सकते हो और जितना उनके दिमाग के अंदर घुस सकते हो उतनी ही जल्दी तुम्हें तरक्की मिलेगी। उन सारे लोगों को बताओ कि उनके पास जितने भी पैसे हैं वो डबल ट्रिपल हो सकते हैं अगर उन लोगों ने हमारी कंपनी के साथ काम किया तो। उन्हें एक के बाद एक सपने दिखाना शुरू करो। जब वो पूरे तरीके से पागल हो जाएं, तब उन्हें कहो कि हमारा सीनियर ब्रोकर आपको 1 महीने के अंदर ही कॉल करेगा और ये सारा झांसा इस लिस्ट के सारे लोगों को देना है। अब सेथ लग जाता है अपने काम पे। सबसे पहले वो कॉल करता है अपनी माँ को और उसे बताता है कि उसने इलीगल काम छोड़ दिया। अब वो कसिनो नहीं चलाता बल्कि एक अच्छे फॉर्म में काम कर रहा है, एक ब्रोकर के रूप में। इन बातों को सुनने के बाद उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो कहती है कि हम तुम्हारे लिए यही चाहते थे, तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे। अब तुम अच्छी जगह पे पहुंच गए हो, अच्छे से काम करो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। सेथ काम पे लग जाता है। अगले दिन वो जैसा ही अपना पहला कॉल घुमाता है सामने वाला आदमी उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देता है और कहता है कि तुम लोग फ्रॉड हो। इतना कहने के बाद वो फोन रख देता है। अब सेथ को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब ग्रेग उसके पास आकर के कहता है कि ये सारे लोगों के साथ होता है, हम लोगों के साथ भी हुआ है। तो सबसे पहले तुम सोच लो कि तुम्हें आखिर क्लाइंट से बोलना क्या है। अपने बारे में तुम जितना झूठ चाहो उतना झूठ बोल सकते हो ताकि सामने वाला तुम्हें सुनने के लिए तैयार हो जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब वो तुम्हारी बात नहीं सुने। वो तुम्हें नहीं जानते, ना वो तुम्हारे नाम को जानते हैं ना ही वो तुम्हारे शक्ल को जानते हैं। तो तुम इस तरफ से कुछ भी हो सकते हो। तुम उन्हें अपने बारे में कुछ भी बताओ, कुछ भी नाम, कुछ भी जगह और कुछ भी काम, बस वो तुम्हारी बातों में आने चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद सेथ कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है। जिसे भी हम कॉल करेंगे वो अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा देगा हमारे भरोसे पर और हम उसे झूठ बोल रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। इन बातों को सुनते ही ग्रेग कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, सारे लोग यही करते हैं। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं सबका यही काम है। अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो कोई अपना एक ढेला भी नहीं लगाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। तो बस झूठ बोलना शुरू करो। तुम जितने क्लाइंट्स लेकर के आओगे तुम्हारी जेब उतनी मोटी होती जाएगी। इतना कह के वो चला जाता है और सेथ काम शुरू कर देता है। इसी ऑफिस में एबी नाम की एक लड़की है जिसे सेथ पसंद करने लगा है, लेकिन वो कभी भी एबी से बात नहीं करता। उसे पता है कि एबी ग्रेग की एक्स है और वो नहीं चाहता कि वो इस काम को करने के बाद ग्रेग को गुस्सा दिलाए। अभी वो यहाँ पर नया है और ग्रेग उसका टीम लीडर है। इसी बीच सेथ की नजर पड़
पड़ती है क्रिस नाम के आदमी पे, जो इनका सीनियर ब्रोकर है। जब भी ये लोग उसे देखते हैं वो बहुत सारे पैसे लेकर के आता है। सबका मानना है कि वो सबसे ज्यादा पैसे बना रहा है। सेठ उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। धीरे धीरे वो काम करना शुरू करता है और इसके बारे में उसके घर वालों को भी पता लगता है। एक दिन वो अपने घर वालों को लेकर के जाता है डिनर पे। सारे लोग खुश हैं। फिर भी उसके पिता कहते हैं कि मैंने जेटी मार्लिन कंपनी के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी है। मुझे शक है उस कंपनी पे और उनके काम पर भी। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। ये बातें सुनने के बाद सेठ को बुरा लग जाता है। वो नहीं चाहता कि उसके कंपनी के बारे में उसके पिता गलत बोले। वो कुछ भी करता है तो उसके पिता नेगेटिव ही बोलते हैं। इनकी माँ इस बात को समझ जाती है और इन दोनों को झगड़ा करने से रोकती है। रात में सेठ जाता है सारे एम्प्लॉइज के साथ। यहाँ पर वो देखता है कि सारे लोग यहीं पर हैं, क्रिस और जिम भी। ये लोग वॉल स्ट्रीट मूवी को देख रहे हैं। ये सबकी पसंदीदा मूवी है। ये मूवी इन्हें इतनी पसंद है कि सबने डायलॉग्स को रट के रखा है, खास करके क्रिस ने। वो मूवी म्यूट करके खुद सारे डायलॉग्स बोलता है। अब सेठ का भी रूटीन तैयार हो चुका है। वो जानता है कि लोगों से कैसे बात करना है, मगर फिर भी उसे अपना पहला क्लाइंट नहीं मिला अब तक। वो लोगों को ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते रहता है। वो एक के बाद एक झूठ बोलता है। एक दिन उसकी बात होती है एक डॉक्टर से। डॉक्टर उसकी बातों में आ जाता है। सेठ समझ जाता है कि यह डॉक्टर अब शेयर खरीदने के लिए तैयार है। तभी क्रिस फोन ले लेता है और वो इस तरीके से डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर किसी और ही दुनिया में चला जाता है। वो इल्यूजन में इतना ज्यादा बह चुका है कि वो अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देता है स्टॉक में, जिस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं। जिस तरीके से क्रिस बातें करता है उसे देखने के बाद सेठ भी बहुत खुश है और इस बात को भी याद करके कि उसे अपना पहला कमीशन मिलने वाला है। सेठ जाता है क्रिस के पास। तब क्रिस उसे एक के बाद एक बातें बताता है कि आखिर लोगों को लपेटे में कैसे लेते हैं और उन्हें क्या सपने दिखाते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद सेठ को एक ही बात का एहसास होता है कि उसका टीम लीडर ठीक नहीं है, यानी कि ग्रेग। अगर क्रिस इनका टीम लीडर होता तो अब तक सेठ बहुत आगे चला गया होता। सेठ को खुद ही सारे पैतरों को सीखना पड़ेगा, तभी वो एक बड़ा आदमी बन सकता है। मगर सेठ अपना ज्यादातर समय बेबी के साथ भी बिताता है। ये दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। ये सारे लोग जब एक दिन एक बार में होते हैं तभी दूसरी फर्म वाले इनका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बस एक छोटा सा फर्म चलाते हो और नाम तुम लोगों ने जेटी मार्लिन रखा है ताकि सबको लगे कि जेपी मॉर्गन से तुम्हारा कोई रिश्ता है। इन बातों को कहने के बाद ये सारे लोग हंस करके इनका मजाक बनाते हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। सारे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बार वालों को ये बात पता लगती है, सबसे पहले वो जेटी मार्लिन वालों को बाहर फेंकते हैं। अगले दिन जिम एक बैठक बुलाता है और कहता है कि तुम लोग एक प्रोफेशनल फर्म में काम कर रहे हो, तुम लोग अच्छे पैसे भी बना रहे हो, लेकिन तुम लोग अपने हुलिये पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। सबका हुलिया अच्छा लगना चाहिए। अपने लिए महंगे सूट्स खरीदो जिन्हें देखने के बाद सबको लगे कि ये किसी महंगी फर्म में काम करते हैं। वो सारे ट्रेनियों से कहता है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम सारे लोगों को सर्टिफाइड ब्रोकर बनाने वाला हूँ। सेठ खुश हो जाता है। वो दिन रात काम करता है, इवन घर से भी काम करता है। एक दिन वो देखता है कि ऑफिस से जब सारे लोग चले जाते हैं तब एक एम्प्लॉई यहाँ के कागजों को जलाने लगता है। सेठ को इन पे शक होता है कि जरूर ये कंपनी कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है, तभी वो लोग कागजों को जला रहे हैं। दूसरी तरफ हम दो FBI के एजेंट्स को देखते हैं, जिन लोगों ने बहुत समय से नजर रखा हुआ है इनकी कंपनी पे। इनका मानना है कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों से पैसे ठगे हैं। बस FBI वालों को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा, इसीलिए वो शांत बैठे हैं, वरना अब तक उन लोगों ने सबको गिरफ्तार कर लिया होता। इतना कहने के बाद एक एजेंट तस्वीर दिखाता है सेठ की और कहता है कि ये लड़का बहुत ही चालाक है। इसने कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद एक अंडरग्राउंड कसिनो चलाने लगा अपने घर के बेसमेंट में। वहाँ पर उसने पैसे बनाए और अब वो मिल गया इन फ्रॉड्स के साथ। हमें इसे पकड़ना चाहिए। ये उस कंपनी में बस एक ट्रेनी है। अगर इसे हम लोगों ने पकड़ा तब ये गवाह बन सकता है हमारे लिए और हम पूरे के पूरे कंपनी को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सेठ ऐसे ही काम करते रहता है। वो बहुत ही तेजी से चीजों को सीख रहा है। वो क्रिस को अपना गुरु मानता है। वो अपना पहला डील जब फाइनल करता है तो क्रिस को गले से लगा करके कहता है कि मैंने सब कुछ तुमसे सीखा है। क्रिस उसे बधाइयां देता है। तब वो एक खुशी की बात बताने जाता है ग्रेग को। तब ग्रेग उल्टा उसे झाड़ने लगता है और कहता है कि तुम बस एक ट्रेनी हो, तुम किसी भी डील को फाइनल नहीं कर सकते, तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। सेठ को समझ में नहीं आता कि ग्रेग ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एबी पे। एबी को देखने के बाद वो समझ जाता है कि ग्रेग को पता लग गया कि एबी और सेठ के बीच में क्या चल रहा है, इसीलिए अब ग्रेग उसके खिलाफ हो चुका है। सेठ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो देखता है कंपनी का मालिक को, उसी आदमी के साथ जिसने कागजों को जलाया था। तब सेठ का शक यकीन में बदल जाता है कि ये कंपनी वाले बहुत ही बड़ा घपला कर रहे हैं और कुछ तो इलीगल कर रहे हैं। वो अब ऑफिस के कागजों को देखने लगता है। रात में भी वो कागजों को देखता है। कागजों को देखने के बाद उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो झोल है। तभी यहाँ पर एबी आ जाती है। ये दोनों करीब आने लगते हैं और घर आकर के इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद सेठ कहता है कि मुझे कंपनी पे शक है, ये लोग कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं और दुनिया से बहुत सारी चीजों को छुपा रहे हैं। एबी कहती है कि जितना पैसा ये कंपनी बनाता है वो कोई आसान काम नहीं है और ना ही यहाँ के एम्प्लॉय जितना पैसा बनाते हैं वो कोई आसान काम है, और जहाँ पर भी ऐसे काम होते हैं कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। तो अब ये तुम पे है। अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गवाही नहीं दे रहा तब तुम कंपनी को छोड़ दो, वरना अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तब सारी चीजों को भूल करके सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दो। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। सेठ इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन जाकर के फिर से
कॉल करना शुरू कर देता है। तभी उसकी बात होती है हैरी नाम के एक आदमी से। वो बहुत देर तक बात करता है हैरी से। एक वक्त में हैरी मान भी जाता है कि वो स्टॉक्स को खरीदेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो कहता है कि मेरे पास जो पैसे हैं उससे मैं अपने परिवार के लिए घर खरीदना चाहता हूँ, मैं उन पैसों को स्टॉक में नहीं लगा सकता। तब सेठ उसे फिर से बेवकूफ बनाने लगता है और बड़े बड़े सपने दिखाता है, और इन सपनों की लालच में आकर के अंत में हैरी मान ही जाता है स्टॉक्स को खरीदने के लिए। ये डील बहुत ही बड़ी थी। क्रिस कॉल करता है सेठ को और बताता है कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया, अब तुम एक सर्टिफाइड ब्रोकर बनने वाले हो, आकर के मुझसे मिलो। तब ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद एक सवाल अब पूछने लगता है सेठ। कहता है कि मैंने सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, और भी फॉर्म्स है यहाँ पे, लेकिन जितना कमीशन हमें मिलता है उतना कमीशन किसी को नहीं मिल रहा। जबकि अगर हम रेगुलेटरी के नियमों को पढ़ें तब कहीं भी इतने पैसों का जिक्र नहीं है। जितने पैसे एक कंपनी बना रही है उतने पैसे कोई भी कंपनी नहीं बना रही, जबकि वो हमसे बड़े बड़े डील्स कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्रिस इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। किसी भी काम को करने का बस एक ही मकसद होता है, और वो होता है पैसा, और पैसा हम बहुत सारा बना रहे हैं। तुम भी तो सवाल पूछना बंद करो और पैसा कमाने पर ध्यान दो। तब से चुप हो जाता है और अंदर चला जाता है बार। जब ये सारे लोग बार में शराब पीना शुरू करते हैं, एक वक्त के बाद सबको नशा हो जाता है, और नशे के बाद ये लोग कंपनी के बारे में एक से एक बातें बताते हैं, जिन बातों को सेठ पहली बार सुन रहा है और समझ रहा है कि ये कंपनी एक फ्रॉड है जो बहुत ही गंदे काम करती है। दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं, जिसकी पत्नी को पता लग गया है कि हैरी ने पैसों को लगाया है एक स्टॉक में। वो पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये कंपनी जल्दी ही एक बेहतरीन दवाई को लॉन्च करने वाली है, तब इसके शेयर्स आसमान छूने लगेंगे। ये बात मुझे फर्म के सीनियर ब्रोकर ने बताई है, इसीलिए मैंने खरीदा है। लेकिन उसकी पत्नी को शक होने लगता है। वो कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है, किसी ने तुम्हारे पैसों को फंसा दिया। दूसरी तरफ अब सेठ की उलझने बढ़ती जा रही हैं। तब वो उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी के सारे शेयर्स को ये लोग बिकवा रहे हैं, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। हर एक फ्लोर पे बहुत सारे टेलीफोन्स रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, यानी कि ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिस कंपनी के शेयर को ये लोग बेच करके अपनी जेबें भर रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है इस कंपनी के मालिक पे, जिसका नाम है माइकल, और माइकल के साथ जॉन नाम का आदमी है जो रेगुलेटरी के लिए काम करता है। ये दोनों मिले हुए हैं। ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर पुलिस आ जाए तो हम कितने घंटे में सारी चीजों को संभाल सकते हैं। इनकी बातों से सेठ को पता लगता है कि अगर पुलिस आ भी गई तब भी वो 2 घंटे में चीजों को संभाल लेंगे। सेठ परेशान होकर के यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जब एबी आ रही होती है तभी उसे दोनों FBI एजेंट्स पकड़ लेते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सेठ एक के बाद एक डील लेकर के आ रहा है जिससे वो बहुत पैसे बना रहा है। ये बात ग्रेग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बार बार उसके काम में टांग अड़ाते रहता है और उसके कमीशन को भी कम करवाता है कुछ न कुछ बहाना बना करके, जिससे सेठ भी परेशान है। इसी बीच सेठ मिलता है एबी से और उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि आखिर ये कंपनी क्या कर रही है। ये कंपनी उन कंपनीज के शेयर्स को बिकवा रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये सब कुछ कर रहा है इस कंपनी का मालिक माइकल। वो सारे पैसों को खा रहा है। लोगों की जमा पूंजी लगी हुई है इस कंपनी में जो कंपनी है ही नहीं। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। एबी इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। सेठ को समझ में नहीं आता कि एबी कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। एबी के पहुंचने के बाद उसे एपीए वाले कॉल करते हैं और कहते हैं कि सेठ के बारे में हमें बताओ। तब हमें पता लगता है कि एपीए वाले चाहते हैं कि एबी सेठ को फंसा दे ताकि सेठ उनके लिए गवाह बन जाए, लेकिन एबी सेठ को फंसाना नहीं चाहते। तब वो लोग उसे धमकी देना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे अगर तुमने सेठ को हमारे जाल में नहीं फंसाया तो। हम जैसा कहते हैं वैसा करो। दूसरी तरफ सेठ अपने काम पे लगा हुआ है। अगले दिन जैसा ही अखबार में खबर आती है, उसे देखने के बाद हैरी डर जाता है और सीधा कॉल करता है सेठ को। तुमने कहा था कि शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, लेकिन ये तो नीचे आ रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद सेठ फिर से कहानी बनाने लगता है और हैरी को कहता है कि एक सुनहरा मौका है, तुम अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे। शेयर नीचे गया है, ये समय हड़बड़ाने का नहीं बल्कि खरीदने का है। और हैरी एक बार फिर से आ जाता है सेठ की बातों में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एपीए वाले सारे इनकी बातों को सुन रहे हैं और अब उन्हें भरोसा हो चुका है कि सेठ भी पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। वो भी इनकी तरह हो गया है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है रोज के रोज। दूसरी तरफ हैरी की पत्नी को जैसे ही पता लगता है कि हैरी ने फिर से शेयर खरीदा है, तब उसके घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो हैरी को कहती है कि कल सुबह के सुबह तुम सारे के सारे शेयर्स को बेचोगे वरना मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी। अगली सुबह सेठ के पास उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कंपनी की सच्चाई पता लग गई है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी सच्चाई पता है, फिर भी तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तुमने हमेशा ही गलत काम किया है और इस बार भी तुमने गलत काम को ही चुना। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी एफबीआई एजेंट्स को भी ये बात पता लग जाती है कि सेठ अब कंपनी को छोड़ने वाला है। वो लोग तैयारी करने लगते हैं सेठ को पकड़ने की ताकि वो उनके लिए गवाही दे सके। दूसरी तरफ हैरी को पता लगता है कि उसके सारे के सारे पैसे डूब गए, शेयर का प्राइस एकदम से नीचे आ गया। इस बात को जानते ही उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके चली जाती है। अब हैरी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका है। सेठ को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो जाता है अपने पिता के पास
पास और कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है और मैं चाहता हूँ कि हम इस कंपनी को बेवकूफ बनाएं और पूरी तरीके से बर्बाद कर दें। मेरे पास एक प्लानिंग है, मैं एक आईपीओ लेकर के आने वाला हूँ और उस आईपीओ के चक्कर में एक कंपनी फंसेगी। इन बातों को सुनने के बाद सेठ के पिता राजी नहीं होते और सेठ यहाँ से चला जाता है। मगर अगले दिन वो कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ, बताओ आगे क्या करना है। तब सेठ जाता है एबी के पास और उसे पूरी प्लानिंग बता रहा होता है। तभी एबीए वाले आकर के उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। एबीए वाले जब उसे सारी बातें बताते हैं तब सेठ को एहसास होता है कि एबीए वालों को उसकी सारी बातें पता है, जितनी भी बातें उसने एबी को बताई थी। एबी इस पूरे वक्त एबीए वालों से मिली हुई थी और खबरी की तरह काम कर रही थी। सेठ का दिल टूट चुका है। एबीए वाले उसे लेकर के जाते हैं ऑफिस में। तब वो देखता है कि उसके पिता पहले से ही यहाँ पर है, जिन्हें एबीए वालों ने ही पकड़ा है। जब ये दोनों फोन पे बात कर रहे थे तब एबीए वालों ने इनकी बातें सुन ली। वो सेठ के सारे कॉल्स को सुन रहे थे। अब एफबीआई एजेंट कहता है कि तुम जाओगे जेल और तुम्हारे पिता की नौकरी जाएगी और हर तरफ उनकी बदनामी होगी। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि हमारे लिए गवाही दे। अगर तुमने गवाही दी तब हम तुम्हें जेल से बचा सकते हैं, मगर तुम्हारे पिता का कुछ भी नहीं कर सकते। सेठ कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है जिसे सुनने के बाद तुम लोग चौंकने वाले हो। मैं तुम लोगों के सारे काम को आसान कर दूंगा। मेरे पास सारे के सारे सबूत है जेटी मार्लिन कंपनी के खिलाफ। मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग कहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं और अगर तुम लोगों ने छापा मारा तब वो क्या करेंगे, उनके पार्टनर्स कौन है और वो सारे सबूतों को कहाँ पे छुपा रहे हैं। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं सब कुछ तब बताऊंगा जब मेरे पिता का नाम तुम लोग क्लियर करोगे। मेरे पिता का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी उनका नाम नहीं आना चाहिए। एजेंट्स मान जाते हैं। सेठ कहता है कि कल मैं ऑफिस जाऊंगा और वहाँ का सारा डाटा ला करके तुम लोगों को दे दूंगा। अगले दिन वो पहुंच जाता है ऑफिस। सेठ की बस एक ही गलती है कि उसने हैरी का सारा पैसा डुबवा दिया, लेकिन वो चाहता है कि इस कंपनी को बर्बाद करने से पहले वो हैरी का सारा पैसा लौटा दे। इसीलिए वो पहुंच जाता है माइकल के पास और कहता है कि मेरे क्लाइंट ने $50,000 लगाए थे, लेकिन उसके पैसे डूब गए, इसीलिए अब वो विड्रॉ कर रहा है। अगर हमने उसका $50,000 वापस किया तब वो और भी पैसे लगाएगा। मुझे पता है कि उसके पास कितने सारे पैसे हैं। तब माइकल उसकी बातों में आ जाता है और पैसा रिटर्न करने के लिए मान जाता है। सेठ वापस आता है और सारे डेटा को कॉपी करके पहुंचता है क्रिस के पास और उससे कहता है कि एफबीआई वाले यहाँ पर 20 मिनट में आ रहे हैं। कल ही उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था, मैं उनका गवाह बन चुका हूँ। यही एक बचने का तरीका था। बस 20 मिनट में वो लोग आकर के सबको अरेस्ट करने वाले हैं। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इन शेयर्स पे साइन करना है ताकि हैरी का सारा पैसा उसे मिल जाए और फिर हम यहाँ से भाग सकते हैं। क्रिस मान जाता है और साइन कर देता है शेयर पे, यानी कि हैरी का उसका पैसा मिल जाएगा। सेठ यहाँ से जाता है। उसके बाद क्रिस भी चला जाता है। तभी एफबीआई वाले चले आते हैं और वो एक एक करके सबको गिरफ्तार करते हैं और अब इस पूरी कंपनी का भांडा फूट चुका है। जितने भी लोगों ने पैसे लगाए थे उन सबके पैसे डूब गए, मगर हैरी का पैसा उसे वापस मिल गया है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।